हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं विक्रम और आज हम ब्लड के तीसरे चैप्टर को यहाँ से पूरा करने वाले हैं। इससे पीछे की क्लासों को यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आप वहां से आप हमारी प्लेलिस्ट के द्वारा जितने भी टॉपिक्स को हम पहले पढ़ चुके हैं उन सभी टॉपिक्स को आप क्रम दर क्रम पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप रोजाना इंपॉर्टेंट क्यूज प्राप्त कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। चलिए दोस्तों, रोजाना आप 9 बजे वाली क्लास में जुड़ते होंगे तो आप इन चीजों को जानते होंगे कि लास्ट हमने क्लास की थी ब्लड से रिलेटिव। और आज हम ब्लड के तीसरे पार्ट को यहाँ से पढ़ने वाले हैं। और तीसरे पार्ट में पर्सन नंबर पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ से कौन से पर्सन से? 41 नंबर के पर्सन से पढ़ने वाले हैं। जैसा कि प्रश्न 41 में हमें दिया गया है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? जो आरबीसी होती है, ब्लड में पाई जाने वाली आरबीसी जो होती हैं, इस आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है किसे? प्लीहा को कहा जाता है। क्योंकि पुरानी और नष्ट प्राय जो लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं आरबीसी, उनको नष्ट करने का काम कौन करता है? प्लीहा करता है। इस कारण प्लीहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान। इसी के साथ जो आरबीसी जो होता है, इस आरबीसी को ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहा जाता है। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहा जाता है। अब कंफ्यूज करने वाली यहाँ दो चीजें कि इसी को कब्रिस्तान कैसे, इसी को ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहते हैं। हाँ, ये दोनों चीजें किसी को कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। क्योंकि प्लीहा में जितनी भी जो आरबीसी होती हैं, ये आरबीसी से लाइन में लगी रहती है मरने के लिए। और इसी दौरान यदि किसी कारणवश हमारे शरीर को ब्लड की अचानक आवश्यकता पड़ गई तो प्लीहा क्या करता है? जो हमारे ब्लड की जो कमी हो रही है, इस कमी को पूर्ति करता है। जो लाइन में लगी हुई जो वेटिंग लिस्ट में जो आरबीसी जो होती हैं, इन आरबीसी को भेजता है वापस शरीर में कि कुछ आप एक आध दिन के लिए और काम करके आओ। तो अचानक रक्त की आवश्यकता पड़ने पर प्लीहा उस रक्त की पूर्ति करता है। इस कारण ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। और कब्रिस्तान भी किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। सही जवाब 41वें नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब लगा सकते थे कौन सा? सी हम यहां से सही जवाब बता सकते थे। चलिए, अगला प्रश्न है, कौन सा जंतु जिसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? जो आरबीसी जो होती है, इस आरबीसी में पूरी की पूरी आरबीसी में हीमोग्लोबिन भरा रहता है। क्या भरा रहता है? पूरी की पूरी आरबीसी में हीमोग्लोबिन भरा रहता है, जिसके कारण इसमें केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। लेकिन अपवाद स्वरूप दो ऐसे जीव होते हैं। और वो दोनों कौन कौन से होते हैं? अपवाद स्वरूप वो जो दोनों जो जीव होते हैं वो होते हैं, एक तो होता है ऊंट और एक होता है कौन? लामा। इन दोनों की आरबीसी के अंदर केंद्रक प्रेजेंट रहता है, जबकि किसी भी जीव की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। और हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी कोशिका होती है कौन? आरबीसी, जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, मतलब इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। मनुष्य के शरीर की एकमात्र ऐसी कोशिका होती है आरबीसी जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। लेकिन जीवों के बारे में आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से जीव होते हैं जिसमें आरबीसी पाई जाती है, एक तो होता है ऊंट और एक होता है कौन सा? लामा। दो ऐसे जीव होते हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो इस प्रकार सही जवाब बता सकते थे बी और सी, यानी कि जवाब होता कौन सा? डी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए, इसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा काम यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर सकते हैं। अपने अन्य साथियों को भी यहाँ से जोड़ सकते हैं। तो यहां से 43 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया, किस शारीरिक प्रक्रम में थोम्ब्रीन का संबंध होता है? थोम्ब्रीन जो रक्त का जो थक्का होता है, रक्त का थक्का, इस रक्त के थक्के में क्या होता है? फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है, ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन में बदलता है, जिसके कारण हमारे ब्लड का क्या बनता है? थक्का बनता है। क्या बनता है? थक्का बनता है। लेकिन फाइब्रिनोजन को प्रोथ्रोम्बिन में बदलने के लिए जो काम करता है ना, वो करता है कौन? थोम्ब्रिन करता है। कौन करता है? थोम्ब्रिन करता है। तो अब तो जान गए होंगे कि थोम्ब्रिन किससे रिलेटिव होता है? रक्त के थक्के से संबंधित होता है। किससे होता है? रक्त के थक्के से संबंधित होता है। और रक्त का जो थक्का होता है, इस रक्त के थक्के को बनाने का काम कौन सी कोशिका करती है? प्लेटलेट्स करती है, जिसे बिंबाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंबाणु कहते हैं।
और ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो ब्लड का थक्का बनाता है? यदि विटामिन के बारे में पूछा जाए तो विटामिन कौन सा होगा? विटामिन के, जो क्या करेगा? ब्लड का थक्का बनाएगा। कोशिका के बारे में पूछे कि कौन सी कोशिका ब्लड का थक्का बनाती है? बिंबाणु। और प्रोटीन के बारे में पूछा जाए कि कौन से प्रोटीन ब्लड का थक्का बनाते हैं, तो फाइब्रोनोजन और प्रोथोमिन प्रोटीन रक्त का थक्का बनाते हैं। प्रोटीन, फाइब्रोनोजन और प्रोथोमिन, विटामिन के और बिंबाणु, तीनों चारों जो आपके पास यहाँ नाम लिखे हुए हैं, ये किससे संबंधित होते हैं? रक्त के थक्के से संबंधित होते हैं। तो थोमरिन के बारे में पूछा था तो रक्त जमाव यानी कि रक्त का थक्का यहाँ से सही जवाब होता। 43वें नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर यहां से आप जान पाए होंगे कि रक्त के थक्का क्या होता है, रक्त के थक्के से रिलेटिव कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम व अन्य पदार्थ होते हैं। तो इसके पीछे वाले लेक्चरों में आपने जाना होगा कि जो ब्लड जो होता है, इस ब्लड के दो भाग होते हैं। एक तो कौन सा भाग होता है? तरल भाग। और एक कौन सा भाग होता है? ठोस भाग होता है। तरल जो भाग होता है, ब्लड का जो तरल भाग होता है, इस तरल भाग को कहते हैं क्या? प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और ब्लड का जो ठोस भाग होता है, इस ठोस भाग को कहते हैं क्या? रक्त कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त कोशिकाएं कहा जाता है। और ब्लड जो होता है, इस ब्लड का 55% से 60% हिस्सा तो किसका होता है? प्लाज्मा का होता है। और बाकी जो रक्त कणिकाएं बच गई वो 45% से 40% हिस्से पे पाई जाती हैं। लेकिन प्लाज्मा की भी बात करें तो प्लाज्मा में भी 90% हिस्से पे तो क्या पाया जाता है? जल। और 8% हिस्से पे क्या पाया जाता है? अन्य पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? अन्य पदार्थ होते हैं। प्रश्न यहां से उठ के पूछा गया है लोको पायलट के पेपर में कि रक्त का वह भाग जिसमें 90% जल होता है, रक्त का वह भाग जिसमें 90% जल होता है, उस भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। सही जवाब 44वें नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर होता कौन सा? यहां से सी, यहां से सही जवाब होता। कौन सा होता? सी, यहां से अपना सही जवाब बता सकते थे आप। चलिए 45 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और 45 नंबर के क्वेश्चन में हमें यहां पूछा गया है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हीमोग्लोबिन के बारे में बताना था। और इसके पीछे के लेक्चरों में हमने हीमोग्लोबिन से संबंधित बातों को पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, आरबीसी में पाया जाता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसमें लोहे धातु पाई जाती है। ऐसी बातों को हमने वहां से पढ़ा था। तभी मैं आपको बार बार इस बात को नोट करवाता हूं कि आप पीछे वाले पार्टों में क्रम दर क्रम टॉपिक पर बने रहें, जिससे टॉपिक की सभी बातें मैं आपको सरल शब्दों में समझा पाऊं। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें एक कथन दिया गया है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। बिल्कुल सही जवाब है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का क्या करता है? ब्लड में परिवहन करता है। इसके साथ यह लोहे युक्त तो होता है। बिल्कुल। हीमोग्लोबिन जो होता है, इस हीमोग्लोबिन में लोह धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? लोह, जिसे क्या कहते हैं? Fe भी कहते हैं। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नहीं, रोगों से लड़ने का काम तो कौन सी कोशिका करती है? WBC करती है। तो तीसरा यहां से गलत होता। चौथे के पास चलते, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। बिल्कुल सही जवाब है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन में लोहे धातु भी पाई जाती है। और हीमोग्लोबिन जो होता है, इसके कारण हमारे ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। यानी कि सही जवाब होता 1, 3 और 4। ऐसा हम ऑप्शन में चुन सकते थे, 1, 3 और 4। 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। यहां से डी ऑप्शन में ऐसा सब मिल पा रहा था, 1, 2 और 4। सही जवाब आप जान पाए होंगे 45वें नंबर के क्वेश्चन का कि सही जवाब होता कि ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है, लोहे धातु भी पाई जाती है, और इसके कारण हमारे ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल भी होता है। अगला प्रश्न भी हीमोग्लोबिन से संबंधित ही था। इसमें ऐसे पूछा था, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन विलय हो जाता है? किस प्राणी में जीव द्रव्य जो होता है, इस जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन विलय हो जाता है? ऐसा हमें यहाँ से छोटा सा प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ ज्यादा कुछ सीखने को नहीं था, डायरेक्टली इस बात को यहाँ से जानना था कि जो केचुआ जो होता है, इस केचुए में जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन घुलनशील होता है। हीमोग्लोबिन घुलनशील होता है। 46 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होगा कौन सा? डी हमारा सही जवाब होगा। एसएससी के एग्जाम में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा गया था। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? रक्तस्राव यानी कि कुल मिला के बात हमें प्रश्न में पूछा गया है कि रक्त का थक्का, इस रक्त के थक्के को बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जैसे नाई के पास आप शेविंग करवाने जाते हो तो कभी दाढ़ी में कट लग जाता है तो कटे हुए स्थान पर वो तुरंत क्या लगाता है? फिटकरी लगाता है, जिससे ब्लड का आना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो फिटकरी के बारे में हमें यहाँ से बताना था कि रक्तस्राव को रोकने के लिए एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। वो कौन सा होता है? वो होता है फिटकरी, जिसे पोटास एलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिटकरी या पोटास एलम भी कहते हैं। और इसका सूत्र भी ध्यान रखें, परीक्षा में जब भी पूछा गया था सीपीओ के पेपर में ऐसा कैसा पूरा लिखा गया था, और इसका सूत्र होता है K2SO4.Al2SO4 का 3.24H2O होता है। और परीक्षा में जमाने के रहते हुए आपको यह बात भी पूछी जा सकती है कि पोटास एलम में जल के कितने अणु होते हैं? तो पोटास एलम में जल के कितने अणु हैं? यहाँ सूत्र में 24 हैं, तो 24 हम यहाँ से सही जवाब बता सकते हैं। तो 47वें नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर होता कौन सा? डी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए, तो इसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अगले प्रश्न में दिया गया है हमें, किस प्रक्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और उसे छोड़ती हैं? ऐसा तो हम जानते हैं कि जो हमारा रक्त होता है, इस रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन के द्वारा किसका परिवहन होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा गैसों का परिवहन होता है। एक जगह से गैसें दूसरी जगह पे पहुंचती हैं। लेकिन प्रश्न में हमें ऐसे पूछा कि ब्लड में ये जो गैसें होती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, ये गैस घुलती किस कारण से हैं? विसरण के प्रोसेस से घुलती हैं। यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है। और विसरण की प्रक्रिया के द्वारा हमारे जो ब्लड होता है, इस ब्लड में गैसों का क्या होता है? मिक्स होता है। सही जवाब 48वें नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होता कौन सा? बी हमारा यहां से सही जवाब होता कि विसरण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? विसरण की प्रक्रिया के द्वारा O2 और CO2 का हमारा जो ब्लड होता है, इस ब्लड में मिक्स होता है, मतलब इसमें क्या होता है? परिवहन होता है। सही जवाब यहां से 48 नंबर का क्या बताते? बी यहां से सही जवाब बताते। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? ऐसे पीछे के क्वेश्चन में भी हम जान चुके हैं कि जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा के दो भाग होते हैं। एक तो प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? 90 से 92% हिस्से पे तो इसमें पाया जाता है क्या? जल। और इसमें 8 से 10% हिस्से पे क्या पाया जाता है? जो अन्य जो मटेरियल हो गया, कोई हार्मोन हो गया, कोई प्रोटीन हो गया, कोई एंजाइम हो गया, बाकी सारा मैटर ये पाया जाता है। हमें प्रश्न में 49 नंबर के प्रश्न में जल के बारे में पूछा कि प्लाज्मा में जल कितना होता है? तो प्लाज्मा में जल कितना होता है? 90 से 92% होता है। तो ऐसा हमें कोई ना कोई ऑप्शन में मिल पा रहा होगा। तो डी ऑप्शन में ऐसा हमें मिल पा रहा था 90%। तो हम यहाँ से सही जवाब 49 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब लगा सकते थे कौन सा? डी हम यहाँ से सही जवाब अपना बता सकते थे। चलिए, इसी प्रकार अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगले प्रश्न को पढ़ने से पहले बता दूं दोस्तों आपको कि यदि आपने सामान्य विज्ञान से रिलेटिव सभी नोट्सों को आपने प्राप्त नहीं किया है, तो सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को आप प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिया गया है पीडीएफ का। उस पीडीएफ के लिंक के माध्यम से सामान्य विज्ञान के सभी नोट्सों को आप एक साथ और एक ही पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ से आप देखते ही होंगे रोजाना 9 बजे वाली क्लास में हम ऐसा सब जानते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपने हमारी प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो ऐड कर रखे हैं उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है, तो पहले आप प्लेलिस्ट को विजिट करके क्रम दर क्रम सभी वीडियोस को देखते आए, जिससे सामान्य विज्ञान से रिलेटिव सभी बातें आप समझ में आ सकें। और यदि एग्जाम में यदि यहाँ से आपको टॉपिक से रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन को आप फटाक से सही कर सकें। चलिए, और हमें 50 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? इस प्रकार का प्रश्न आपको एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया था। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता? अब देखो, कुछ समय पहले हमने पीछे के प्रश्नों में ऐसे पढ़ रहे थे कि आरबीसी जो होती हैं, इस आरबीसी में पूरी की पूरी आरबीसी में क्या भरा रहता है? हीमोग्लोबिन भरा रहता है। और इसमें क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है। जब भैया केंद्रक ही नहीं होगा इसमें,
तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, अंतःपर्दवी जालिका, ये सारे के सारे कोशिकांग क्यों पाए जाएंगे? जब केंद्रक यानी कि उन पे नियंत्रित करने का केंद्रक ही नहीं पाया जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, अंतःपर्दवी जालिका, ये सारे कोशिकांग भी उसमें अनुपस्थित होते हैं। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए हमें ऐसा प्रश्न रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। बाकी हम यदि हमें प्रश्न ऐसे पूछा जाता ना कि कौन सी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, तो विद इन सेकेंड ही बता सकते थे। लेकिन यहाँ कंफ्यूज करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया दिया यहाँ, तो केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो अन्य कोशिकांग भी वहां से नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि अन्य कोशिकांगों पर नियंत्रण कौन करेगा फिर? जैसे मान लो यहाँ केंद्रक तो नहीं पाया जा रहा है, लेकिन जैसे अन्य कोशिकांग पाए जाते हैं, तो इन अन्य कोशिकांगों की कार्यों का संतुलन कौन करता? केंद्रक करता है। लेकिन केंद्रक नहीं पाया जाएगा, तो उन सभी का क्या हो जाएगा? कार्य अनबैलेंस तरीके से होने लगेगा। तो इस असुविधा से बचने के लिए हमें इस प्रश्न का ध्यान में रखना होगा। यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी में नहीं पाया जाता है। ऐसा हम अपना सही जवाब यहाँ से बता सकते थे। तो यहाँ से सही जवाब 50वें नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर होता कौन सा? 50वें नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, हमारा यहाँ से सही जवाब होगा। अगला 51 नंबर का प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला जो प्रोटीन, जो एंजाइम होता है, वो एंजाइम कौन सा होता है? रक्त का थक्का बनाने के लिए फाइब्रिनोजन और प्रोथोमिन दो प्रोटीन चाहिए, लेकिन एंजाइम के बारे में पूछा। इसके पीछे के क्वेश्चन में भी हमने जाना था कि थोमरिन जो एंजाइम होता है वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन को फाइब्रिन प्रोटीन या प्रोथोमिन प्रोटीन में बदलने का कार्य करता है। सही जवाब 51 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर होता कौन सा? सी होता। इसके पीछे के क्वेश्चन में भी हमने ऐसी बातों को पढ़ा था। चलिए अगला 52 नंबर का प्रश्न हमें पूछा गया है कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? एंटीबॉडी यानी कि हमारा शरीर बाहरी जो रोगाणु हो गए, इन रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता रखता है, उस क्षमता को हम कहते हैं क्या? इम्यून सिस्टम, या हम उसे कहते हैं एंटीबॉडी का निर्मित करना, ऐसा हम कहते हैं। तो एंटीबॉडी को बनाने का काम कौन सा कोशिकांग करता है? रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? एंटीबॉडी किसके द्वारा निर्मित होती है, ऐसे हमें यहां से बताना था। तो जो लिम्फोसाइट जो होती हैं, इस लिम्फोसाइट के द्वारा हमारे बॉडी जो होती है, इस बॉडी में इम्यून सिस्टम यानी कि एंटीबॉडी जो होती है, इस एंटीबॉडी का निर्माण होता है। जो डब्ल्यूबीसी होती है, इस डब्ल्यूबीसी के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है कौन सी? कणिका में। एक तो कैसी होती है? कणिका में। और एक होती है कौन सी? अकणिका में। अकणिका में होती है। और जो कणिका में होती है वो तीन प्रकार की होती है, बेसोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। लेकिन जो अकणिका में होती है ना, अकणिका में दो प्रकार की होती है। और वो दो प्रकार इसमें कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है मोनोसाइट, एक तो होता है कौन सा? मोनोसाइट। और एक होता है लिम्फोसाइट। कौन होती है? लिम्फोसाइट। ये डब्ल्यूबीसी के प्रकार होते हैं, जिसमें ये डब्ल्यूबीसी जो होती है, डब्ल्यूबीसी का कौन सा प्रकार? लिम्फोसाइट जो प्रकार होता है, इस लिम्फोसाइट प्रकार के द्वारा हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। और एड्स के जो विषाणु, जो वायरस होते हैं, वो लिम्फोसाइट जो डब्ल्यूबीसी होती है, इसी पे सबसे पहले अटैक करते हैं। तो लिम्फोसाइट यहाँ से सही जवाब होता 52 नंबर के क्वेश्चन में। चलिए इसी प्रकार अगले प्रश्न को पढ़ते हैं हम यहाँ से। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा होता है? रोग प्रतिकारकों को पैदा करने वाला कौन सा कोशिका का कौन सा प्रकार होता है, ऐसा हमें यहाँ से बताना था। कि देखो अभी हम पढ़ रहे थे डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी जो होती है वो रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में बनाए रखने का काम करती है। बाकी हम ऑप्शनों को भी यहाँ से काट सकते थे। रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी। आरबीसी तो ऑक्सीजन का परिवहन करवाती है, ना कि रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम से संबंधित थोड़ी ना काम करती है। फिर हम चलते किसके? प्लेटलेट्स, जिसे हम कहते हैं क्या? बिंबाणु कहते हैं। और इस बिंबाणु का काम होता है रक्त का थक्का बनाने का। क्या काम होता है? रक्त का थक्का बनाने का कार्य होता है। दो ऑप्शन कर चुके थे, या अब हमारा ऑप्शन होता है न्यूट्रोफिल या होता है लिम्फोसाइट। इसके पीछे के क्वेश्चन में भी हमने जाना था कि एंटीबॉडी निर्मित करती है कौन करती है? लिम्फोसाइट करती है। तो इस क्वेश्चन में भी आप ध्यान में रखें, हमारे शरीर में रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला जो सेल का कौन सा प्रकार होता है, तो कौन सी होती है? लिम्फोसाइट होती है। यहां से हम सही जवाब बता सकते थे कौन सा? 53 नंबर का सही जवाब बता सकते थे कौन सा? सी हम यहाँ से सही जवाब बता सकते थे। चलिए अगला
54 नंबर का जो प्रश्न है, उस 54 नंबर के प्रश्न में हमें यहाँ से पूछा गया है, ल्यूकेपीनिया है। एसएससी सीजीएल की एग्जाम में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ल्यूकेपीनिया को समझिएगा। डब्ल्यूबीसी जो होती है, इस डब्ल्यूबीसी की संख्या, हमारा जो ब्लड होता है, इस ब्लड में लगभग 7000 के आसपास होती है, 7000 से 9000 होती है। लेकिन ये जो डब्ल्यूबीसी होती है, किसी कारणवश यदि इसकी संख्या में कमी हो जाए, एक तो स्थिति ये होती है कि इसकी संख्या में क्या हो जाए, कमी, और एक स्थिति ये होती है हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। लेकिन जो कम वाली जो स्थिति होती है उसे तो कहते हैं ल्यूकेपीनिया। क्या कहते हैं, ल्यूकेपीनिया कहते हैं। डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होना ल्यूकेपीनिया कहलाता है। क्या कहलाता है, ल्यूकेपीनिया कहलाता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा होना ल्यूकेमिया कहलाता है। क्या कहलाता है, ल्यूकेमिया कहलाता है, जिसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है, रक्त का कैंसर भी कहा जाता है, जिसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। अब प्रश्न को पढ़ें आप, ल्यूकेपीनिया है, लाल रक्त कोशिका में नहीं, लाल से तो संबंधित ही नहीं है, डब्ल्यूबीसी से संबंधित है। लाल रक्त कोशिका में, बस परीक्षा में तो इतना ही पढ़ना था हमें। प्रैक्टिस बेस पे यदि बैठे हो तो पूरे ऑप्शनों को पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ लाल हमें दिख रहा था तो वहीं अपन ऑप्शनों को काट सकते थे। सी ऑप्शन में था श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी, कमी नहीं वृद्धि। यहां से सही जवाब होता कौन सा, डी हमारा यहां से सही जवाब होता। डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होना ल्यूकेपीनिया कहलाता है, और डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा होना क्या कहलाता है, ल्यूकेमिया कहलाता है, जिसे ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा हम यहाँ सही जवाब बता सकते थे कौन सा, डी हम यहाँ से सही जवाब बता सकते थे 54 नंबर के क्वेश्चन का। जब ये सीजीएल के पेपर में 2020 में पेपर में प्रश्न पूछा गया था, सही जवाब होगा क्या, बी होगा। अगले प्रश्न को दिखाता हूं, और अगले प्रश्न में पूछा गया है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु होता है, मतलब डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का कौन सा प्रकार सबसे बड़ा होता है। अभी हम पढ़ रहे थे ना कि डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती है, जिनमें से 3 तो क्या होते, कणिका में थी, 3 तो क्या थी, कणिका में, और 2 एकणिका में हो रही थी, एक तो मोनोसाइट और एक हो रही थी कौन सी, लिम्फोसाइट। लेकिन जो मोनोसाइट जो डब्ल्यूबीसी का प्रकार होता है मोनोसाइट, ये आकार में सबसे बड़ा होता है। आकार में सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी पाई जाती है वो कौन सी होती है, मोनोसाइट। और जो संख्या में जो सबसे अधिक जो डब्ल्यूबीसी पाई जाती है वो होती है कौन सी, न्यूट्रोफिल। यानी कि लगभग 60% तो अकेली न्यूट्रोफिल प्रकार की डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। और आकार में सबसे बड़ी होती है कौन सी, मोनोसाइट। पर्सन में आकार में सबसे बड़ा पूछा तो जिसे एक केंद्र काणु या जिसे मोनोसाइट कहते हैं, वो हमारा यहाँ से सही जवाब होगा। 55 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब विद इन सेकेंड ही लगाते कौन सा, बी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। एमटीएस की एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था, तो सही जवाब होता कौन, मोनोसाइट। संख्या में सबसे अधिक पूछी जाए तो संख्या में सबसे अधिक होगी कौन सी, न्यूट्रोफिल। इनके पूरे का इनाम लिख देता हूं यहां। जो डब्ल्यूबीसी होती है, इस डब्ल्यूबीसी के देखो 2 प्रकार, एक तो होती है कणिका में, एक होती है कौन सी, एकणिका में। ये तो होती है कौन सी, कणिका में। और कणिका में के कितने प्रकार, 3। एक तो होती है कौन सी, बेसोफिल, एक होती है इओसिनोफिल, इओसिनोफिल, एक होती है इओसिनोफिल। और जो तीसरा जो इसका प्रकार होता है ना, वो होता है कौन सा, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। और इन दोनों के बारे में जानते होंगे, एक तो मोनोसाइट होता है, एक कौन सा होता है, लिम्फोसाइट होती है। ये डब्ल्यूबीसी के प्रकार होते हैं 5, जिनमें मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ा होता है, न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऐसा आप अपनी नोटबुक में भी चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगला 56 नंबर का प्रश्न है, एडस के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। अभी मैंने पीछे के क्वेश्चन में भी इस बात को बताया था कि एडस का जो विषाणु होता है सबसे पहले अटैक करता है किस पे, डब्ल्यूबीसी पे अटैक करता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी ऑप्शन में नहीं है। अब डब्ल्यूबीसी के प्रकार यहाँ ऑप्शन में आपके पास, तो डब्ल्यूबीसी का जो लिम्फोसाइट जो प्रकार होता है, इस लिम्फोसाइट प्रकार की डब्ल्यूबीसी को सबसे पहले नष्ट करता है कौन, एडस का विषाणु जो होता है वो सबसे पहले अटैक करता है किस पे, लिम्फोसाइट प्रकार की डब्ल्यूबीसी पे अटैक करता है। तो सही जवाब यहां से कौन सा होता, सी हमारा यहां से सही जवाब होता। और एड्स जो रोग होता है वो रोगों का एक समय होता है, एकल रोग नहीं होता, इसमें बहुत सारे रोग होते हैं। और इस एड्स के लिए एक औषधि काम में लेते हैं जिसे जिडोडीन कहते हैं। ऐसा हम एड्स के टॉपिक में भी बहुत जल्द ही पढ़ने वाले हैं। तो 56 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होता कौन सा,
सी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। 57 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है हीमेटोलॉजी का अध्ययन विज्ञान की बहुत सारी शाखाओं के बारे में प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड है, चाहे तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और हर एक प्रतियोगी परीक्षा में आपको विज्ञान की शाखाओं से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा की जाती है। और अभी साल 2 साल के अंदर जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नोट्सों से बाहर कभी नहीं गया है। तो आप भी उन नोट्सों को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक दिया गया है, उस पीडीएफ के लिंक के माध्यम से सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ और हीमेटोलॉजी के बारे में वहां आपको नोट्सों में ऐसे कैसे प्रश्न मिलेगा कि विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं क्या, हीमेटोलॉजी। तो अब आगे से आप ध्यान में रखें इस बात का कि विज्ञान की उस शाखा को हीमेटोलॉजी कहते हैं जिसमें रक्त का अध्ययन करते हैं। जैसे साइटोलॉजी होती है, साइटोलॉजी होती है, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। एक होती है हिस्टोलॉजी होता है, हिस्टोलॉजी में किसका, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। एक अब हम यहाँ से जान चुके हैं हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, हीमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। आरआरबी की एग्जाम में 2014 में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो सही जवाब होता 57 नंबर के क्वेश्चन का कि रक्त का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न 58 नंबर का प्रश्न है ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। एनटीपीसी के पेपर में आपको पूछा गया था प्रश्न, ऑक्टोपस के जो खून होता है, इस ऑक्टोपस के खून का रंग होता है कैसा, नीला होता है। कैसा होता है, नीला होता है। और किसके कारण होता है, हीमोसाइनिन के कारण, हीमोसाइनिन के कारण होता है। देखो मनुष्य के शरीर का जो मनुष्य के शरीर में जो ब्लड होता है उस ब्लड का रंग लाल किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। और ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा, नीला, किसके कारण, हीमोसाइनिन के कारण, जबकि मनुष्य का हीमोग्लोबिन के कारण लाल हो रहा था। चलिए प्रश्न को जान पाए होंगे 58 नंबर के प्रश्न को कि सही जवाब क्या होता, बी हमारा यहां से सही जवाब होता। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में हमें यहां से पूछा गया है कि निम्न में से वर्णक प्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन कौन सा होता है। वर्णक प्रोटीन, जहां कहीं भी वर्णक शब्द आए ना जीवन में, इसका मतलब समझ लेना क्या होता है, रंजक। हमारे शरीर में ऐसा कौन सा प्रोटीन होता है जो रंजक होता है, मतलब रंगने वाला प्रोटीन होता है, जो रंग देने का काम करता है। तो कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन होता है। किसको रंग देता है, ब्लड को रंग देता है। कैसा रंग देता है, लाल रंग प्रदान करता है। और इसी हीमोग्लोबिन में भी क्या पाया जाता है, लोह धातु, जिसके कारण हमारे ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। बस कंफ्यूज करने के लिए बात को सिर्फ पर्सन का मॉडल बदल रखा है आपको, बाकी बातें जानते तो आपको जैसे पर्सन सीधे तरीके से पूछा जाता कि ब्लड का रंग लाल किसके कारण होता है तो विद इन सेकेंड आप हीमोग्लोबिन बता सकते थे। लेकिन इस पर्सन का मॉडल बदला परीक्षा ग्रुप डी की जो एग्जाम लगी थी वहां, कि वर्णक जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण हमारे ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल। और इस हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, हीम धातु पाई जाती है, मतलब लोह धातु पाई जाती है। और आज के इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ ही चुका है सामने। हमें पूछा गया है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव शरीर, मानव रुधिर में प्रवेश होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रदान करता है। जैसे कि मान लो बाहर से कोई रोगाणु मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करें तो उन्हें रोगाणु से लड़ने का काम कौन सा प्रकार करता है, हमें यहां से बताना था। तो डब्ल्यूबीसी करती है। हमारे शरीर में जो डब्ल्यूबीसी होती है, इस डब्ल्यूबीसी का काम होता है बाहरी जो रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उन रोगाणु से लड़ने का काम करती है। कहने का मतलब हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का काम कौन सी कोशिका करती है, डब्ल्यूबीसी करती है, जिसे इम्यून सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में संख्या में कम होती है लेकिन काम सबसे ज्यादा करती है। क्या करती हैं, हमारे शरीर को रोगों से बचाने का काम करती हैं। जब भी हमारे ब्लड हो गए, इस ब्लड में बाहर ही कोई रोगाणु प्रवेश करेगा तो सबसे पहले प्रतिक्रिया कौन करती है, डब्ल्यूबीसी करती है। और इस डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है सफेद रक्त कोशिका कह दो या इसे कणिका कह दो, कोशिका कह दो या इसे कणिका कह दो। तो 60 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होगा कौन सा, बी हमारा यहां से सही जवाब होगा। टॉपिक में शुरू से अब तक बने हुए होंगे तो उम्मीद करता हूं बहुत सी बातें आपको मैं सरल शब्दों में समझा पाया हूंगा।
और यदि दोस्तों यदि चैनल पे आप नए बने हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करके जितने भी टॉपिक्स को हम पहले ऐसे ही मॉडरेट क्वेश्चनों के साथ पढ़ा है उन सभी टॉपिक्स को भी आप पढ़ सकते हैं। और इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में का सहारा लें। सबसे ऊपर की तरफ एक पीडीएफ का लिंक दिया गया है, उस पीडीएफ के लिंक के माध्यम से सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रोजाना वहां से बहुत सी इंपॉर्टेंट क्यूज होती हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यूज होती हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो शेयर करता हूं मैं आपके लिए, वो भी टेलीग्राम की सहायता से ही शेयर किया जाता है। तो जिन स्टूडेंटों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात करता हूं इस सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा, आप अपना ख्याल बनाए रखिएगा। आप सभी प्रिय साथियों का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।